नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले अध्याय अपने प्रकाश के बारे में कुछ अध्ययन किया था, शुरुआती अध्ययन किया था। अभी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं हमने पढ़ा था कि प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद में वह पुनः अपने मार्ग में लौट जाती है। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगी, टकराने के बाद में वापस लौट जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। पृष्ठ कैसा होना चाहिए? परावर्तित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परावर्तित होना चाहिए। फिर हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे। कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का जो कोण होता है वो क्या होता है? समान होता है। कोण का मापन किससे करते हैं? अभिलंब से करते हैं। हमने पढ़ा था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये हमने परावर्तन के नियम पढ़ लिए थे। फिर हमने पढ़ा था समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था कि समतल दर्पण जो होता है वो हमें पार्श्विक परावर्तन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पार्श्विक परावर्तन दर्शाता है। तो समतल दर्पण में पार्श्विक परावर्तन की घटना होती है। जैसे हमारा बायां भाग होता है वो समतल दर्पण में दायां भाग दिखाई देता है और दायां भाग होता है वो बायां भाग दिखाई देता है। समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, बिंब का जो प्रतिबिंब बनता है वो पीछे की तरफ बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ये हमने पढ़ लिया था। इसीलिए जो समतल दर्पण होता है उसके अंदर जो वस्तु जितनी बड़ी होती है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। फिर समतल दर्पण में जो बिंब की गति होती है दोस्तों वही प्रतिबिंब की गति होती है। यानी हम समतल दर्पण में जितना समतल दर्पण की ओर चलेंगे प्रतिबिंब भी उतना ही गति से आगे बढ़ेगा। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे अक्षर होते हैं सममिति वाले जो हमें ऐसे लगता है कि समतल दर्पण में परिवर्तित नहीं हुए, परंतु वो होते हैं क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है? सममिति। तो उनमें हमें परिवर्तन नजर नहीं आता। फिर हमने गोलीय दर्पण को पढ़ा। गोलीय दर्पण के हमने पढ़े दो भाग, एक पढ़ा उत्तल दर्पण, एक पढ़ा अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के अंदर, अवतल दर्पण के अंदर हमने पढ़ा। फिर हमने जो गोलीय दर्पण होता है उससे संबंधित कुछ बिंदु थे, उनकी परिभाषा के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ध्रुव पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ध्रुव पढ़ा था। तो ध्रुव क्या था दोस्तों? ध्रुव था जो गोलीय दर्पण होता है। कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का जो परावर्तिक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, उसका जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये परावर्तक पृष्ठ का क्या है? मध्य बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? ध्रुव। और इसे किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था वक्रता केंद्र। क्या पढ़ा था? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पढ़ा था जिसको सी से दर्शाते हैं। हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है वो जिस गोले का भाग है, ये गोलीय दर्पण है, ये मान लो इस गोले का भाग है, तो इस गोले का जो केंद्र होता है उसे क्या बोलते हैं? हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर हमने वक्रता त्रिज्या पढ़ी थी। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। और इसे किससे दर्शाते हैं दोस्तों? आर से दर्शाते हैं। ये हमने कुछ बिंदु पढ़े थे, तो ये हमने पढ़ लिए थे। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? आगे का जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे फोकस दूरी, फोकस बिंदु, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस बिंदु क्या होता है? तो हम आगे फोकस दूरी और फोकस बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट जो अपना रहेगा वो क्या रहेगा? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस जिसको अप से दर्शाते हैं। मुख्य फोकस जिसको किससे दर्शाते हैं दोस्तों? अप से दर्शाते हैं। तो ये क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस
कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों कि जब कोई किरण है वो परावर्तन करेगी, यानी आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के क्या आएगी, समांतर। समांतर आने के बाद में जब वो परावर्तन करेगी, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेगी उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मुख्य फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। अवतल दर्पण में तो ये गुजरती है, और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में तो किरण क्या होती है, गुजरती है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें गुजरती हुई क्या होती है दोस्तों, प्रतीत होती है। तो ये क्या होगा, मुख्य फोकस। अवतल दर्पण में, अवतल में यह किरण गुजरती है तथा उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। क्यों होती है, क्योंकि उत्तल जो दर्पण होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, प्रतीत होती है। तो ये अपना हो गया मुख्य फोकस। क्या हो गया भाई, मुख्य फोकस। अब हम क्या पढ़ेंगे, मुख्य फोकस के बाद में क्या पढ़ेंगे भी, मुख्य फोकस के बाद में पढ़ेंगे फोकस दूरी। क्या पढ़ेंगे, फोकस दूरी पढ़ेंगे। हाँ, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फोकस दूरी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोकस दूरी। इसको अपने डायग्राम के बाद में, डायग्राम के माध्यम से सभी को फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव P व फोकस बिंदु अफ के मध्य की दूरी, अफ के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव हमने पढ़ लिया था, हमने मुख्य अक्ष पढ़ ली थी, मुख्य अक्ष पढ़ ली थी। तो फोकस दूरी कहलाती है। ये होगी फोकस दूरी। नेक्स्ट रहता है द्वारक। क्या रहता है, द्वारक। क्या रहता है दोस्तों, द्वारक रहता है। फोकस दूरी हमने पढ़ ली, क्या है द्वारक। तो गोलीय जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के परिधि के, परावर्तक पृष्ठ के परिधि के, जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसकी परिधि होती है। परिधि या वर्ताकार सीमा अपने बोल सकते हैं। पृष्ठ की वर्ताकार सीमा को क्या बोलते हैं, सीमा को द्वारक कहते हैं। इसको हम अम व अन से भी दर्शा सकते हैं, अम व अन से दर्शाते हैं और इसको स्मॉल अप से दर्शाते हैं, स्मॉल अप से दर्शाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों अपने दर्पण से संबंधित तो कुछ परिभाषाएं होगी। दर्पण से संबंधित क्या होगी, कुछ परिभाषाएं होगी। अब हम इनको दर्पण के ऊपर बना के देखेंगे भी। दर्पण के ऊपर क्या करेंगे, बना के देखेंगे, देखिएगा। देखिएगा, ये मान लो क्या है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है दोस्तों, गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। इसके अंदर ये तो होते हैं द्वारक। क्या होते हैं, द्वारक। ये देखिए, गोलीय दर्पण का जो वर्ताकार जो गोलीय दर्पण है उसकी जो सीमा होती है वो क्या कहलाती है, द्वारक। तो ये देखिए, इधर और इधर अम और अन क्या इसकी अंतिम सीमा है, और यहाँ पे क्या आता है, ध्रुव। क्या आता है, ध्रुव। तो जो परावर्तक पृष्ठ है गोलीय दर्पण की, जो परावर्तक पृष्ठ है उसका जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाता है, ध्रुव। मैंने की परिभाषा क्या लिखाई है कि गोलीय दर्पण है उसके परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। फिर मैंने आपको लिखाया था मुख्य अक्ष। क्या कहलाता, मुख्य अक्ष लिखाया था। तो मुख्य अक्ष कौन सी होती है, जो ध्रुव P व वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष किसे बोलते हैं, ध्रुव P
व वक्रता केंद्र सी दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर मैंने बोला था वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र क्या कहलाता है दोस्तों? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। फिर मैंने आपको बताया था वक्रता त्रिज्या जिसको हम किससे लिखते हैं? आर से। तो गोलीय जो दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। फिर मैंने आपको बताया था फोकस बिंदु। क्या बताया? फोकस बिंदु, ये होता है फोकस बिंदु। तो गोलीय दर्पण के समांतर गुजरने वाली जो किरण होती है, समांतर गुजरने वाली किरण जो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेगी वो क्या कहलाएगा दोस्तों? फोकस बिंदु कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण के अंदर जो प्रकाश की किरण है वो समांतर गुजर करके और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेगी वो क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। फिर मैंने बताया था फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव P व फोकस बिंदु अप के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो इनकी आपको परिभाषाएं याद रखनी। आपको प्रश्न पूछ सकते हैं विद्वारक क्या होता है, आपको पूछ सकते हैं ध्रुव क्या होता है। ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ होती है उसका मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है दोस्तों? ध्रुव होता है। और हमेशा दूरी किससे मापते हैं भी? दूरी मापने का मूल बिंदु क्या होता है? ध्रुव होता है। दर्पण की जो हम आगे दूरियां पढ़ेंगे, दूरियां मापेंगे, तो दूरियां मापने का जो मूल बिंदु होता है वो क्या होगा दोस्तों? ध्रुव होगा। ध्रुव P से हम दूरियां मापते हैं। P के बाएं और P के दाएं अगर प्रतिबिंब बने तो क्या होगा? दूरी क्या होगी? माइनस में होगी, प्लस में होगी। मुख्य अक्ष और ध्रुव P इन कोई दूरी मापने में अपने उपयोग में लेंगे। समझ में आई क्या बात दोस्तों? तो ये दर्पण से संबंधित कुछ क्या होगी? परिभाषाएं हो गई। तो ये दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हो गई। अब देखिएगा उत्तल दर्पण में ये सभी क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं। और अवतल दर्पण में क्या होते हैं एक्चुअली होते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है दोस्तों? वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। और उत्तल दर्पण से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? आभासी। कैसा होता है? आभासी होता है। तो नेक्स्ट हम एक पढ़ेंगे दर्पण की फोकस दूरी। ये बहुत बार एग्जाम में है दोस्तों। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है अभी दोस्तों? दर्पण है ये, मान लो अपना क्या है? दर्पण। ये क्या है? दर्पण। इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कौन सी होती है? वक्रता केंद्र व P के बीच दूरी कहलाती है दोस्तों? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस बिंदु व ध्रुव दूरी कहलाती है, जिसको दर्शाते हैं। अब देखो ये जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या क्या है दोस्तों? आधी। क्या है? आधी। तो इनमें संबंध क्या हो गया? जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? आधी होती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी। या फिर फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से क्या होगी? दुगुनी होगी। तो R बराबर क्या होता है दोस्तों? R बराबर है 2f। क्या होता है? सॉरी 2f। R बराबर क्या होता है दोस्तों? 2f होता है। R बराबर क्या होता है? 2f होता है। तो f बराबर क्या होगा? f बराबर क्या होगा दोस्तों? R बटा 2। तो ये हो गया वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ये बहुत बार पूछा गया है। तो देखिएगा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होगा? जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होगी दोस्तों? आधी होगी। मान लो ये 20 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। ये आपको सूत्र याद रखना है। आपको कई बार वक्रता त्रिज्या का मान दे देंगे तो फोकस दूरी पूछ लेंगे, और फोकस दूरी का मान दे देंगे तो वक्रता त्रिज्या पूछ लेंगे। तो क्या अंतर होगा? जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होगी भाई? वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। और वक्रता त्रिज्या, अब देखिएगा अपने एक प्रश्न करते हैं इसके ऊपर। तो प्रश्न क्या है? अपने एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये 1 नंबर का एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों। ये आया हुआ है एग्जाम में पीछे। कोई गोलीय दर्पण है, कोई गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। अपने को क्या दिया?
दोस्तों अपने को दिया फोकस दूरी, तो फोकस दूरी बराबर कितना दिया दोस्तों 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या है अभी अपने को वक्रता त्रिज्या पूछी है, तो आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है 2f। आर बराबर क्या होता है दोस्तों 2f। अपने सूत्र पढ़ा था ना, आर बराबर 2f होता है। आर बराबर क्या होता है 2f, आपको सूत्र याद होना चाहिए। और अफ बराबर क्या होता है दोस्तों, अफ बराबर होता है आर बटा टू, क्योंकि वक्रता त्रिज्या क्या क्या होगी फोकस दूरी, तो यहाँ पे आपको मान रख देना है। तो आर बराबर क्या हो गया 2 इंटू 20, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या अपनी क्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। मान लो ये गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है इसकी इसने फोकस दूरी अपने को कितनी दे दी भाई, फोकस दूरी अपने को दे दी 20 सेंटीमीटर। कितनी दे दी 20 सेंटीमीटर। आपको पता है वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी, यहाँ पे होगी वक्रता त्रिज्या। तो ये पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या इसकी कितनी होगी, तो इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों दुगुनी। क्या हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी। अगर ये 20 है तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों 40। कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको घुमा करके भी पूछ सकता है, घुमा करके कैसे पूछेगा देख लेना। ये पूछ लेगा दोस्तों 80 सेंटीमीटर वाली 80 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण की क्या ज्ञात कीजिए आप, क्या ज्ञात कीजिए फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी ज्ञात करो। तो अपने को दिया क्या है भी, दिया है क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। दिया क्या है दोस्तों आर बराबर कितना दिया अपने को 80 सेंटीमीटर। कितना दिया 80 सेंटीमीटर। पूछ क्या अपने को फोकस दूरी, तो आपको पता है कि अप बराबर क्या होता है दोस्तों r/2। क्या होता है r/2। तो r की जगह आप 80 का मान रख दो, 2 का भाग दे तो कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों 40 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत आई है दोस्तों। तो आपको ये संबंध पता होना चाहिए। संबंध क्या है अभी, संबंध क्या है r बराबर क्या है दोस्तों 2f। क्या है 2f। और f बराबर क्या है r/2। ये आपका संबंध है। अब देखिएगा नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों दर्पण से प्रतिबिंब बनने के क्या पढ़ेंगे नियम। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ेंगे। तो देखिएगा पहला नियम क्या है, किस प्रकार गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिएगा पहला क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण से कहां से गुजरेगी दोस्तों, कहां से गुजरेगी अवतल दर्पण से, फोकस बिंदु से गुजरती है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, जबकि उत्तल दर्पण में दोस्तों क्या होता है, उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। कैसे दोस्तों देखना,
ये मान लो आपका क्या है, अवतल दर्पण। क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है भाई, इसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, उभरा हुआ होगा। परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा दोस्तों, उभरा होगा। इसी अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। आगे अपने पढ़ेंगे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को क्या करता है, भी इकट्ठा करता है और उनको क्या करता है, फोकसित करता है। तो देखिएगा ये इसकी कौन सी होगी, मुख्य है अक्ष होगी। ये इसका पी हो गया ध्रुव, क्या हो गया, पी ध्रुव हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, वक्रता केंद्र हो गया। ये इसका क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया। अब देखिएगा इसके मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी, पहला नियम क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरण, तो समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी वो परावर्तन के पश्चात किससे गुजरेगी भी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो परावर्तन के पश्चात कौन से बिंदु से गुजर रही है, फोकस बिंदु से गुजर रही है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होगा भाई, गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो देखिएगा उत्तल दर्पण कैसा होता है, अब देखिएगा उत्तल दर्पण का जो परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है दोस्तों, धंसा हुआ होता है। तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या होगा दोस्तों, धंसा हुआ होगा। ये अपना क्या है, मुख्य अक्ष है। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण आएगी दोस्तों इसके समांतर, वो टकराने के बाद में एक्चुअली तो ये वापस लौट जाएगी, परंतु जब इसको अपने आगे बढ़ाएंगे तो ये अपनी फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होगी, आती हुई प्रतीत होगी। तो ये देखिएगा, ये देखिए ये होता है अवतल दर्पण के अंदर, जो प्रकाश की किरण आती है वो टकरा करके यहाँ से पुनः लौट जाएगी, परंतु जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये अपने को यहाँ तक आती हुई क्या होती है दोस्तों, आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों समझ में आई क्या, तो आप ये पहला नियम लिख सकते हो, इसको बना सकते हो। लिख लिया दोस्तों। नेक्स्ट नियम क्या है, देखिएगा वापिस समझिएगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण के मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरण आएगी, वो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। इधर क्या है कि उत्तल दर्पण के अंदर दर्पण के समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी वो फोकस बिंदु से गुजरती हुई क्या होती है दोस्तों, प्रतीत होती है। क्या होती है, प्रतीत होती है। अब नेक्स्ट बिंदु क्या है, देखिएगा सेकंड नियम क्या है परावर्तन का। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, आगे से आगे शेयर कीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। फिर इस क्लास के बाद में हम इसके ऊपर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो नेक्स्ट नियम क्या है, नियम नंबर सेकंड। अब ये क्या है, फोकस बिंदु से दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाली, फोकस बिंदु से आपतित होने वाली, फोकस बिंदु से आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के अब क्या हो जाएगी दोस्तों, ये समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होगा, प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है। तो नेक्स्ट नियम क्या हो गया दोस्तों, उसके उल्टा हो गया। ये क्या होगा कि जो दर्पण के
दर्पण का जो मुख्य फोकस है उससे आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये देखिएगा, ये अपना कौन सा भी अवतल है, दर्पण। तो अवतल दर्पण की पहली निशानी क्या है इसकी, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होगा दोस्तों, उभरा हुआ होगा। तो ये देखिएगा, ये क्या इसकी मुख्य अक्ष, ये क्या इसका ध्रुव, और ये क्या है वक्रता केंद्र। अब ये क्या है, यहाँ पे भी फोकस बिंदु। तो ये क्या है दोस्तों, फोकस बिंदु है। अब ये क्या कह रहा है कि मुख्य जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ से आएगी, फोकस बिंदु से आएगी, फिर टकराएगी कहाँ पर है, दर्पण पे टकराएगी। टकराने के बाद में क्या हो जाएगी दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष की क्या हो रही है, अभी समांतर हो रही है। ये किस दर्पण में होता है दोस्तों, अवतल दर्पण में। किस में होता है, अवतल है, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में सीधा डायग्राम से आपको याद हो जाएगा। सेकंड नियम क्या है, आपको पूछ लेंगे कि भाई परावर्तन के नियम लिखिए, परावर्तन के गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम लिखिए। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने का पहला नियम कौन सा है, पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से चली जाएगी। दूसरा नियम क्या है, जो फोकस बिंदु से प्रकाश की किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। जबकि क्या होता है, अवतल दर्पण में ऐसा होता हुआ हमें क्या होता है, प्रतीत होता है। तो अवतल दर्पण में ऐसा होता हुआ हमें क्या होगा, भी प्रतीत होगा दोस्तों। ठीक है, ये अपना अवतल दर्पण हो गया। ये देखिए फोकस बिंदु से आ रही है, टकराने के बाद में वापस जा रही है। तो उत्तल दर्पण में कैसा होगा भाई, उत्तल दर्पण के अंदर कैसी घटना होगी, उत्तल दर्पण में क्या होगा, तो देखिएगा उत्तल दर्पण में भी यही घटना होगी। देखिएगा अब ये यहाँ से आएगी, यहाँ से टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। ये कहाँ से गुजरती है, अपने को प्रतीत होगी भी, फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी। किसमें दोस्तों, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो। ये देखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है ना। नेक्स्ट अपने एक नियम है, थर्ड नियम क्या कहता है अपने को, तीसरा नियम क्या कहता है भाई, तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ से वापस चली जाती है, उसी पथ से या वक्रता केंद्र से ही वापस गुजर जाती है। तो देखिएगा वही बात है, ये कौन सा दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण है। ये क्या भी पी ध्रुव, ये क्या अमन इसके द्वारक हैं। ये क्या अपना मान लो वक्रता केंद्र है, ये यहाँ पे अपने वक्रता केंद्र मान लिया। ये क्या कह रहा है कि कोई प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से टकराएगी, गुजरने के बाद में परावर्तन के पश्चात वापस कहाँ से गुजर जाएगी, वक्रता केंद्र से पुनः गुजर जाएगी। तो जो प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से आती है, परावर्तन करती है और परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से वापस चली जाएगी। इधर उत्तल दर्पण में क्या होता है देखिएगा, उत्तल दर्पण में जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो ये देखिएगा
ये अपना कौन सा दर्पण हो गया दोस्तों? उत्तल दर्पण हो गया। ये उत्तल दर्पण, ये अमन किसके हैं? द्वारक हैं। तो ये घटना होती है, ये तीसरा नियम हो गया। अब एक लास्ट नियम हो रहा है, चौथा नियम। चौथा नियम अपने और लिख लेते हैं। तीसरा नियम, चौथा नियम और लिख लेते हैं दोस्तों। चार नियम यहाँ पे अपने क्या हो जाएंगे? दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब के नियम है कंप्लीट हो जाएंगे। चौथा नियम क्या कहता है दोस्तों? चौथा नियम क्या कहता है? 4 नंबर नियम है, दर्पण के ध्रुव P पर आने वाली तिर्यक किरण या तिरछी किरण परावर्तन के पश्चात वापिस तिर्यक ही गुजर जाती है, तिर्यक ही गुजरती है। ये क्या कहता है अभी? ये मान लो क्या अपना अवतल दर्पण है। ये क्या है दोस्तों? अवतल है दर्पण है। इसका ये क्या है? P ध्रुव है। अब देखो इसके ये क्या आ रही है? तिरछी आ रही है ना प्रकाश की किरण। यहाँ से परावर्तन होगा और परावर्तन होने के पश्चात वापस कैसी चली जाएगी? ये तिर्यक ही चली जाएगी। ये सी है, ये अमन इसके क्या है? द्वारक है। तो ये क्या कहता है कि अवतल दर्पण में तिर्यक आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वापस पुनः तिर्यक ही लौट जाती है। इस स्थिति में जो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण होती है, इनके मध्य का जो कोण आता है, कोण I और कोण R, इनका मान क्या रहता है? समान रहता है। तो इस स्थिति में आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य का कोण I व कोण R का मान क्या रहता है दोस्तों? का मान समान होता है। यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दोस्तों? अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में कैसे होता है भाई? देखिएगा, ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? ये सेम कहानी होगी। उत्तल दर्पण में भी क्या होगा दोस्तों? यही सेम कहानी होगी। तिर्यक आएगी, ये यहाँ पे P ध्रुव है, टकराएगी, टकराने के बाद में वापस से लौट जाएगी। तो ये भी उत्तल दर्पण में भी इसी प्रकार की घटना होगी। ये अन्य क्या दर्पण के दोस्तों? ध्रुव है। ये हो गया उत्तल दर्पण। तो हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों? हमने क्या पढ़ लिया? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम क्या पढ़े? अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम हमने पढ़ लिए। हमने कितने नियम पढ़े दोस्तों? 4 नियम। कितने पढ़े? 4 नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम है, मान लो ये है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के समांतर जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है वो परावर्तन के पश्चात किससे गुजर जाएगी दोस्तों? फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। पहला नियम क्या है? भी अवतल दर्पण है, उसकी मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? मुख्य अक्ष से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। फिर हमने पढ़ा फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। फिर हमने दूसरा नियम कौन सा पढ़ा भाई? ये 2 नियम पढ़ लिए। फिर हमने तीसरा कौन सा पढ़ा? तीसरा नियम हमने पढ़ा कि जो दर्पण होता है उसकी वक्रता केंद्र से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तन के पश्चात वापस कहाँ से चली जाएगी? वक्रता केंद्र से चली जाएगी। चौथा नियम हमने क्या पढ़ा कि जो दर्पण होता है, दर्पण का ध्रुव होता है P। क्या होता है? ध्रुव P होता है। तो P के ऊपर तिरछी आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तन के पश्चात वापस भी क्या चली जाएगी दोस्तों? तिरछी चली जाएगी। तो ये दर्पण से संबंधित 4 क्या हो गए? अपने नियम हो गए। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा पढ़ी। क्या पढ़ी? भी अपना जो अवतल और उत्तल दर्पण होता है उसके अंदर एक तो होता है P को क्या बोलते हैं? ध्रुव यानी पोल बोलते हैं। तो पोल किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? जो परावर्तक पृष्ठ होती है दोस्तों, जो परावर्तक पृष्ठ होती है उसका जो केंद्र का होता है, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र या मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। क्या कहलाता है? ध्रुव। और दूरियों का मापन किससे किया जाता है दोस्तों? P ध्रुव से ही किया जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि द्वारक किसे कहते हैं? तो जो परावर्तक पृष्ठ होता है अवतल दर्पण का, परावर्तक पृष्ठ होता है अवतल दर्पण का,
या फिर वर्ताकार जो दर्पण होता है, परावर्तक पृष्ठ, अपना वर्ताकार परावर्तक पृष्ठ होता है, उसकी जो सीमाएं होती है वो क्या कहलाती है, मैंने क्या कहलाती है, द्वारक कहलाती है। फिर हमने पढ़ा वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है दोस्तों, मुख्य अक्ष P व C को मिलाने वाले जो वक्रता केंद्र क्या होता है, जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसका जो केंद्र कहलाता है वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर हमने क्या पढ़ा, वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव P व वक्रता केंद्र C के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु क्या होता है दोस्तों, फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा। फिर हमने फोकस दूरी पढ़ा। तो फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, फोकस दूरी कहलाती है। फिर हमने पढ़ा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के अंदर संबंध। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होगी दोस्तों, आधी होगी। क्या होगी, आधी होगी। या फिर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। ये हमने पढ़ा। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की स्थितियां भी। हम बिंब को किस स्थिति में रखेंगे हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये हम अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की स्थिति पढ़ेंगे और फिर इनसे संबंधित क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। कैसी लगी क्लास, आगे से आगे क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। इसी के साथ सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की जय हो। जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद।